L cube over 32 EI। तो आपने ये F21 की वैल्यू फाइंड कर ली। F21 रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहे हैं? जो नीचे सबस्क्रिप्ट में दूसरा डिजिट होता है ना 1, वो रिप्रेजेंट करता है लोड किस पॉइंट पे है। ठीक है, हमने पॉइंट ए को ए को हमने 0.1 कहा था, सी को हमने 0.2 कहा था, ई को हमने 0.3 कहा था। ठीक है, तो आपके पास F21 का मतलब है 0.2 पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू ड्यू टू लोड एट पॉइंट ए। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का जो दूसरा डिजिट है ना, वो लोड की पोजीशन बता रहा है, और सबस्क्रिप्ट का जो पहला डिजिट है वो आपके पास जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हो उसकी आपके पास वैल्यू बता रहा है। तो अगर मेरे पास F31 है, इसका मतलब है थर्ड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूनिट लोड एट पॉइंट 1। ठीक है, F11 का मतलब है फर्स्ट पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूनिट लोड एट फर्स्ट पॉइंट। ये रोटेशन समझ लो सारे। F21 का मतलब है सेकंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूनिट लोड एट पॉइंट 1। तो हम बेसिकली अब ये फाइंड कर रहे थे F21 के अंदर, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 1। तो आपके पास F21 की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास डिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, इसी तरह हमने F31 अब निकालना है। F31 के लिए हम किस चीज का प्रोडक्ट लेंगे? दोबारा से हम M1 M3 का प्रोडक्ट लेंगे। M1 और M3 का प्रोडक्ट हमें देख के पता चल रहा है कि स्पैन AB में 0 हो जाएगा, स्पैन DE में 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें स्पैन BC और CD को कंसिडर करने की जरूरत है। तो वही स्पैन BC और हमने CD को कंसिडर किया है, M1 M3 का प्रोडक्ट लिया है, इंटीग्रेट किया है, F31 की वैल्यू भी आ गई, L क्यूब ओवर 24 EI। हमने F11 भी फाइंड कर लिया, F21 भी फाइंड कर लिया, F31 भी फाइंड कर लिया। इसका मतलब है हमने फर्स्ट लोड की वजह से जो कॉलम बनना था, उस पूरे कॉलम के हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं। अब हमारे पास अगला कॉलम शुरू होगा, यानी द लोड एट पॉइंट सी, जब हम पॉइंट सी का लोड यूनिटी लेंगे और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। चलो आगे अब चलते हैं। ठीक है, अब आपने पहले पॉइंट ए पे यूनिट लोड लगाया था और आपने पहला कॉलम डिटरमिन कर लिया पूरा का पूरा। अब हमने सेकंड कॉलम डिटरमिन करना है, तो हम पॉइंट सी पे जो लोड है ना उसको अब हम यूनिटी कंसिडर करेंगे, और उसकी वजह से जो हमारे पास मोमेंट इक्वेशंस बनेगी वो M2 होंगी। इसी तरह जब हम पॉइंट ई पे जो लोड है W3 उसकी वैल्यू 1 लेंगे, तो उसकी वजह से जो मोमेंट इक्वेशंस बनेगी वर्चुअल वर्क मेथड से, वो M3 वाला कॉलम बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास M1 M2 M3 की कॉलम्स तो आए हुए हैं। अब हमने फाइंड करनी है F22 की वैल्यू। हम F21 की वैल्यू क्यों फाइंड नहीं करें? क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, तो मैं अगर F12 फाइंड कर लूं, वही मेरे पास किसके इक्वल होगा? F21 के। और F12 मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, तो मुझे F21 फाइंड करने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सिमिलर है टू F12। तो अब मैं F22 की वैल्यू फाइंड करूंगा। F22 की वैल्यू के लिए किन दो चीजों का प्रोडक्ट होगा? M2 मल्टीप्लाई बाय M2, क्योंकि सब्सक्रिप्ट में जो दो नंबर्स होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। सब्सक्रिप्ट में दोनों 2 हैं, तो M2 मल्टीप्लाई बाय M2 है, यानी M2 का स्क्वायर। तो वही मैंने M2 की वैल्यू पुट की। और इसमें भी आपके पास देखो, स्पैन AB में भी M2 की वैल्यू 0 है, स्पैन DE में भी आपके पास M2 की वैल्यू 0 है। तो आपके पास सिर्फ स्पैन BC बच गया और स्पैन CD बच गया। तो BC स्पैन में मैंने M2 का स्क्वायर ले लिया, और CD स्पैन में मैंने क्या कहते हैं M2 का स्क्वायर ले लिया। और आपने फिर इंटीग्रेशन दोबारा से किया, आपके पास F22 की वैल्यू आ गई। अब F22 क्या रिप्रेजेंट करे? द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू द यूनिट लोड एट पॉइंट 2। ठीक है, ये F22 ये रिप्रेजेंट करे। अब F22 भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करूंगा F32। ठीक है, F32 क्या रिप्रेजेंट करे? द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 3 ड्यू टू द यूनिट लोड एट पॉइंट 2। ठीक है, ये F32 है। F32 है, तो मैं किन दो का प्रोडक्ट लूंगा? M3 का और M2 का। ठीक है, M3 और M2 के प्रोडक्ट में आपके पास फिर से स्पैन AB 0 हो जाएगा, स्पैन DE 0 हो जाएगा। आपके पास दोबारा से स्पैन BC और स्पैन CD बच जाएंगे। आप ये कहते हैं दोबारा से इंटीग्रेट करोगे, आपके पास F32 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने F22 F32 की वैल्यू फाइंड कर ली है, और F1 2 की वैल्यू F21 वाली थी जो मैंने पहले फाइंड कर ली थी। तो आपके पास सेकंड लोड की वजह से कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपने आना है थर्ड कॉलम की तरफ, यानी थर्ड लोड की वजह से जो कॉलम बनेगा। और थर्ड लोड को अब हम यूनिटी लेंगे। ठीक है, अब थर्ड लोड को जब यूनिटी लिया तो आपने वही मोमेंट इक्वेशंस तो डेवलप कर ली, लेकिन अब आप F31 फाइंड नहीं करोगे, ना आप सॉरी F13 आप फाइंड नहीं करोगे, ना ही आप F23 फाइंड करोगे। क्यों? क्योंकि 13 आपके पास 31 के इक्वल होगा जो आप फाइंड कर चुके हो, और F23 आपके पास F32 के इक्वल होगा जो आप फाइंड कर चुके हो। तो सिर्फ जो वैल्यू रहेगी फाइंड करने वाली, वो F33 रह गई है। तो F33 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? M3 मल्टीप्लाई बाय M3, यानी M3 का स्क्वायर। और आपके पास अब कितने स्पैन्स बनेंगे इसके लिए? स्पैन BC बनेगा, स्पैन CD, स्पैन DE, क्योंकि स्पैन AB में आपके पास M3 की वैल्यू 0 है, बाकी तीनों स्पैन्स में नॉन जीरो है। तो आप दोबारा से इंटीग्रेट करोगे M3 स्क्वायर को तीनों स्पैन्स में,
ठीक है, आप सॉल्व करोगे आपके पास F33 की वैल्यू आ जाएगी, यानी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 3 ड्यू टू द यूनिट लोड एट पॉइंट 3। आपके पास F33 की वैल्यू आ गई। बाकी आपने इस कॉलम के दोनों वैल्यूज बाय सिमेट्री डिटरमिन कर ली, तो आपके पास अब 9 के 9 जो कोएफिशिएंट्स है ना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर, सबकी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो आप वही वैल्यूज प्लग इन करोगे अपने मैट्रिक्स के अंदर और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तो बन गया, ठीक है। अब आगे इसका काम क्या है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को जिस इक्वेशन में हम पुट करते हैं ना, वो आप देखो पीडीएफ के पेज नंबर 5 पे है, वो असाइनमेंट जो है, उसमें देखो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना हुआ है। अब मैंने उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पहला कॉलम मैंने इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है, इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय W1 W2 W3। W1 की वजह से पहला कॉलम है, W2 की वजह से दूसरा कॉलम है, W3 की वजह से तीसरा कॉलम है। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आपके पास डिफ्लेक्शंस हैं एट पॉइंट 1 पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 रिस्पेक्टिवली। अगर समझो मेरे पास W2 यहाँ पर आपके पास लोड की जगह मोमेंट होता है, यानी फोर्स की जगह मोमेंट होता है W2, तो W2 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा 2 होता है ना, फिर आपके पास डेल्टा 2 आपके पास डिफ्लेक्शन ना होती, डेल्टा 2 आपके पास रोटेशन होती, ठीक है। अगर W3 आपके पास फोर्स की जगह मोमेंट होता, तो जो डेल्टा 3 की वैल्यू आई है, वो बेसिकली डिफ्लेक्शन ना होती, वो आपके पास रोटेशन होती। यहाँ पर जो सर ने में कन्वेंशन इस्तेमाल सर ने किया ना, उसमें लोड जो है वो फोर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डेल्टा का सिंबल है, ये डिफ्लेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि डेल्टा 3 पे अगर मोमेंट लग रहा था ना, डेल्टा 3 का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 3। अगर पॉइंट 3 पे मोमेंट लग रहा था तो डेल्टा डेल्टा 3 रोटेशन होगी, और अगर पॉइंट 3 पे फोर्स लग रही थी तो डेल्टा 3 डिफ्लेक्शन होगी। इसी तरह W1 पे अगर लोड लग रहा है यानी फोर्स लग रही है, तो डेल्टा 1 डिफ्लेक्शन होगी, और डेल्टा 1 पे अगर आपके पास पॉइंट 1 पे अगर आपके पास मोमेंट लग रहा है, तो डेल्टा 1 एक रोटेशन होगी आपके पास। सही है, ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हमने शुरू कैसे किया, हमने पहले पहले डिटरमिन किया कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। उसको डिटरमिन करने के बाद हमने फिर यूनिट लोड्स लगाए अपने सारे नोड्स के ऊपर, और M1 M2 M3 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपनी सिमेट्री की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और जोन-जोन से कोएफिशिएंट्स रिक्वायर्ड थे, उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। कैसे फाइंड की? डिफ्लेक्शन उन पॉइंट्स पे फाइंड की। डिफ्लेक्शन कैसे आई? जो सबस्क्रिप्ट में 2 नंबर्स थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर F23 था तो M2 और M3 को मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे स्पैन के ऊपर, ठीक है? जहाँ-जहाँ वैल्यू नॉन ज़ीरो थी। और आपने सारे फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अल्टीमेटली आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बन गया, और वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को आपने इक्वेशन में पुट कर दिया। जो इसमें लेफ्ट साइड पे डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, बीच में आपके पास इज़ इक्वल टू के फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, और राइट साइड पे आपके पास अप्लाइड लोड्स हैं अपने, जिसमें फोर्सेस भी हो सकते हैं, मोमेंट्स भी हो सकते हैं। ये तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, इसमें किसी को निकालने के ना फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को 2 तरीके हैं। एक तरीका जब ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पूरे स्ट्रक्चर को एज़ अ होल ट्रीट किया, ठीक है? हमने स्ट्रक्चर को अपने हिस्सों में डिवाइड नहीं किया। जब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आता है ना, जिसमें आपके पास रिडंडेंट्स भी आ रहे हैं, मोमेंट्स भी लग रहे हैं, लोड्स भी लग रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंडिटरमिनेसी ज़्यादा है, अप्लाइड लोड्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बहुत बड़ा बन रहा है जिसमें, तो फिर हम ये मेथड उसमें नहीं लगाते। उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर को ना एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? और एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करके हम उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अगला अभी हम वही करने लगे हैं। ये हमने बेसिकली जो तरीका किया ना, ये आपके पास विदाउट सब डिवाइडिंग इनटू एलिमेंट्स है, ठीक है? और ये हमने ऐसा क्यों किया है? क्यों मैंने इसको एलिमेंट मेथड से नहीं किया? क्योंकि ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एलिमेंट्स में नहीं डिवाइड करना। आपने स्ट्रक्चर को एज़ अ यूनिटी ट्रीट करना है, उसको एज़ अ अपने होल स्ट्रक्चर ट्रीट करना है, ठीक है? सब डिवाइड नहीं करना। तो तुम जब ऐसे कह रहे हो ना कि रिडंडेंट भी हो, लोड भी हो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसपे आपके पास 5 बाय 5 का वो बनेगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो उसको फिर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे भी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वो।